हेलो एवरीबॉडी, सो वेलकम टू हैक्स फॉर यूट्यूब चैनल एंड टुडे हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेने वाले हैं। और ये वॉइस तो वैसे तो मैं इन तरह की वीडियोस को नहीं बनाता हूँ। आज मैं बनाने पे मजबूर इसलिए हो गया क्योंकि ये जो वल्नरेबिलिटी है काफ़ी ब्यूटीफुल है। अदर थिंग इज़ कि ये रूट एक्सप्लॉइट है एंड आई लव रूट एक्सप्लॉइट्स क्योंकि ये सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। एंड सी लैंग्वेज मेरी वन ऑफ द फेवरेट लैंग्वेज है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो मेरी जो फेवरेट लैंग्वेजेस हैं उनमें सी लैंग्वेज है क्योंकि सबसे पहले सी ही सीखी थी और काफ़ी अच्छी खासी लंबे समय तक मैंने सी को यूज़ किया है। तो और ये वल्नरेबिलिटी जो इतनी ब्यूटीफुल है और मतलब इतनी इजी है, आप कहोगे यार इतना इजी था ये। पता है ये वो भी आज की नहीं है। ये जो कोड है अगर इसको एक्सप्लॉइट किया जाता तो इसको काफ़ी सालों पहले एक्सप्लॉइट कर सकते थे। बट किसी के वही तो बात है, नज़र में आना, नज़र में नहीं आई किसी के। अभी ये हाल ही में नज़र में आई है और इसको फिक्स कर दिया गया है 2 दिन पहले ही। ये वल्नरेबिलिटी है एक सॉफ्टवेयर के अंदर। ये है पोलकिट। ये हर डेबियन बेस डिस्ट्रो में पहले से ही आता है। एक तरीके से मान लीजिए सूडो का भाई है ये, ऑथराइजेशन एक्सेस मैनेजमेंट ही टूल है ये। ठीक है, ये इसका मैं सोर्स कोड है, ओपन सोर्स कोड है। जो कोई चीज़ ओपन सोर्स हो जाती है उसको उसमें वल्नरेबिलिटी होना थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे हमें रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं करनी पड़ती क्योंकि वी हैव अ सोर्स कोड। तो ज़्यादा बेटर होता है उसको एनालाइज करना। सीधा सोर्स कोड खोलो, देख लो क्या हो रहा है अंदर। तो यहाँ मैं इसका सोर्स कोड खोल के बैठा हूँ और इसका एक टूल है पीके एग्जैक्ट। जो ये टूल किट है पोल किट, इसके अंदर एक सेपरेट टूल है पीके एग्जैक्ट नाम से। ये सेपरेट प्रोग्राम है इसके अंदर। यूँ समझ लो ये सूडो की तरह ही वर्क करता है। आप इसकी मदद से कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हो जिनको रूट परमिशंस चाहिए होती है। लाइक सूडो कमांड देते हो वैसे ही आप पीके एग्जैक्ट कमांड दे सकते हैं। अब देखो बात ये है कि दिक्कत कहाँ आई फिर, मतलब कैसे हम रूट एक्सप्लॉइट कर लेते हैं एक नॉर्मल अकाउंट से, ऑर्डिनरी अकाउंट से कैसे हम रूट एक्सेस ले सकते हैं। दिक्कत मैं बता रहा हूँ यहाँ आई। अभी 2 दिन पहले मैंने इसकी कमिट देखी तो 2 दिन पहले एक न्यू कोड यहाँ पे फिक्स हुआ है और वो है ये 495 लाइन देख रहे हो। यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नया कोड इसमें ऐड किया गया है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि अगर आर्क सी इज़ लेस देन 1, अगर आपको सी लैंग्वेज नहीं आती बिल्कुल भी, फिर आप ये वीडियो मत देखना, मैं यहाँ पे सी लैंग्वेज नहीं सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो आर्क काउंटर अगर लेस देन 1 है यानी कि कुछ भी इसके मेन फंक्शन में कुछ भी अगर पास नहीं हुआ है पीके एग्जैक के, समझ रहे हो ना, पीके एग्जैक के मेन फंक्शन में कुछ भी कमांड लाइन आर्गूमेंट नहीं दिए गए तो जाहिर सी बात है आर्क काउंटर 0 होने वाला है यानी कि लेस देन 1 होने वाला है और यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। ये चीज़ 2 दिन पहले ही ऐड हुई है। इससे पहले ये कोड यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता था और इसके एग्जिस्ट ना करने से क्या परेशानियाँ हुई थी वो चलो इस पर डिस्कस करते हैं। जब ये कोड एग्जिस्ट नहीं करता था तो होता था यहाँ पे ये कोड एग्जिस्ट नहीं करता था तो एग्जिट नहीं होता था प्रोग्राम। इसके बाद आगे चलता था जी, आगे चलते थे तो आगे कहाँ पे दिक्कतें आती थी, दिक्कत यहाँ आने लगी। देखो सबसे पहले तो ये फोर लूप देखो, यहाँ पे जो n है वो 1 है, इनिशियली 1 दिया गया है। उसके बाद कंडीशन चेक हुई है कि n इफ़ लेस देन आर काउंटर। अब एक बात बताओ, आर काउंटर तो अगर हमने कोई कमांड लाइन आर्गूमेंट ना दिया हो तो आर काउंटर 0 होगा और n इज़ लेस देन 0, ये तो ट्रू है, पहले ही ट्रू हो गया, फोर लूप चलेगा ही नहीं और n की वैल्यू 1 सेट हो गई है कांस्टेंट एकदम। तो यानी कि पूरा फोर लूप स्किप हो गया। अब बाकी आते हैं यहाँ से इफ़ वाला, इसे छोड़ो, हटाओ, ये भी हटाओ, ये हमारे काम की चीज़ नहीं। हमारा जो मेन मुद्दा है अभी देखना। एंड जो मज़ेदार बात देखो, यहाँ पे एक 619 लाइन पे एक मज़ेदार बात हो रही है। यहाँ पे बात ये हो रही है कि जी एस टी आर डब फंक्शन की मदद से हो ये रहा है कि जो आर्गवी एन है, एन तो 1 है आपको पता ही है, अभी ऊपर देख लिया हमने। हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमने कोई कमांड लाइन आर्गूमेंट नहीं दी है तो आर्गवी 1 की पे जो भी वैल्यू है वो मतलब एक तरीके से मान लीजिए आरबी 1 का जो एड्रेस है, जिस एड्रेस वो एड्रेस अब ये पाथ जो है इसी एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहा है, समझ रहे हो ना। तो इसकी वैल्यू हमने इसमें ले ली है। अब पाथ अगर नल है तो इसके अंदर आएंगे और पाथ नल नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, देखो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक तो मेन फंक्शन में आर्गवी होता है और एक ई एन वी पी होता है। ई एन वी पी के बारे में आप थोड़ा सा गूगल पे सर्च करना। तो एनवायरनमेंट पॉइंटर एक होता है आर्ग वेक्टर। आर्ग वेक्टर में ये एक तरीके से एरे है, ये एक एरे है जिसमें आप जितने भी मर्जी कमांड लाइन आर्गूमेंट्स दोगे वो इसके अंदर एरे में सेव हो जाते हैं। और दूसरी बात, और जो आपके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होते हैं उनको होल्ड करके एक एरे रखता है, उसका नाम ई एन वी पी है, स्पेशल एरे है। अब उस ई एन वी पी एरे का और इसका क्या रिलेशन है यहाँ पे मैं आपको ज़रा अब डायग्राम की मदद से समझाने वाला हूँ। कैसे ये लाइन जो है वल्नरेबिलिटी को हमें दे रही है, मैं आपको बताता हूँ। अब ज़रा बात सही से समझना मेरी।
अगर मान लो पी के एग्जैक को मैंने एग्जीक्यूट किया, या पी के एग्जैक छोड़िए, आप कोई भी एक प्रोग्राम एज्यूम कर लो जिस सी लैंग्वेज का, और आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं एंड उसके अंदर वो argv और envp दोनों ही पॉइंटर्स को यूज़ करता है, ऐसा हमने मान लिया। वैसा ये तो ऑटोमेटिकली जाते ही हैं, अगर आप कुछ ना भी दो तो argv जो एरे है उसका जो 0th एलिमेंट है वो नल से सेट कर दिया जाता है। तो यहाँ देखते हैं अरे डब्बा कहाँ गया, चलो डब्बा छोड़ो यार, पेंसिल, अरे टच हो। अब सुनो, मैंने ये डायग्राम बनाया, बहुत ही अच्छा डायग्राम है, अब ध्यान से सुनना। कि मान लो आपने एक ऐप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा है, चलो प्रोग्राम भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ देखो मैंने इस तरीके से माई प्रोग्राम, जो भी कोड हो उसके अंदर, आई डोंट केयर, बट यूँ समझ लो एक सी प्रोग्राम लिखा मैंने, कंपाइल किया, उसको एग्जीक्यूट किया एंड 2 कमांड लाइन आर्गूमेंट्स हैं। पहला हेलो, दूसरा है वर्ल्ड। ये दोनों ही, हेलो चला जाएगा arg0 में और वर्ल्ड चला जाएगा arg1 में। और इतना ही नहीं, arg2 भी क्रिएट होगा और arg2 पॉइंट करेगा आपका नल को। वो मैं और बना देता हूँ, भूल गया उसको बनाना, रुको। हाँ तो भाई यहाँ मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया यार, मैं कहीं चला गया था, मैंने वीडियो पोस्ट कर दी थी। तो हम कहाँ पे थे, हम यहाँ पे थे कि देखो यहाँ पे मैंने फिल कर दिया सब कुछ। फॉर एग्जांपल मैंने ये प्रोग्राम को रन किया विद 2 आर्गुमेंट्स एंड होगा क्या कि भाई जो हमारा प्रोग्राम है ऑटोमेटिकली उसमें एक वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाएगा जिसका नाम argv है, और argv0 पॉइंट करेगा, मतलब इस जस्ट 2D एरे, आप इसको 2D मान सकते हैं क्योंकि इट्स अ पॉइंटर टू पॉइंटर। छोड़ो यार, मैं भी क्या कह रहा हूँ आपको, मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपको ये सब पता है, ठीक है। argv, argc और envp ये सब पता होना चाहिए आपको, मैं बस रूट एक्सप्लॉइट के बारे में बता रहा हूँ, हाउ वी आर एक्सप्लॉइटिंग इट, लाइक, ठीक है। तो argv जो 0 है, इट्स अ पॉइंटिंग टू हेलो, यानी कि मेरा फर्स्ट आर्गूमेंट। argv1 पॉइंटिंग टू वर्ल्ड, सेकेंड आर्गूमेंट। एंड argv2 पॉइंट करेगा नल को, जो कि ये इट्स लाइक अ सिंबल या टर्मिनेशन साइन, जस्ट लाइक स्ट्रिंग्स को हम टर्मिनेट करते हैं नल कैरेक्टर से। सिमिलरली यहाँ पे ये तरीका है, एक तरीका बताने का कि भैया यहाँ पे हमारा एरे हो गया ख़त्म, चलो बढ़िया। जस्ट उसके बाद से क्या होता है, हमारा जो env पॉइंटर है वो स्टार्ट होता है जस्ट इसके बाद से, जहाँ पे ख़त्म होता है नल के साथ, वहीं हमारा दूसरा पॉइंटर स्टार्ट होता है जो कि 0th लोकेशन पे वो सिस्टम के एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को होल्ड करके रखता है। लाइक फॉर एग्जांपल envp 0 की वैल्यू हो सकती है path इक्वल्स टू दिस, envp 1 की वैल्यू हो सकती है shell इक्वल टू bean bash। समझ लो आपके सिस्टम के जो एनवायरनमेंट वेरिएबल है उन सभी को ये होल्ड करके रखता है, और ये n तक जाएंगे जितने भी एनवायरनमेंट वेरिएबल होंगे, और लास्ट में ये भी जो nth लोकेशन होगी सबसे लास्ट, वहाँ पे ये भी नल लेके बैठेगा। समझ रहे हो, ये भी लास्ट में नल लेगा, ये भी लास्ट में नल लेगा। अब इसका फ़ायदा उठाएंगे हम, अब मैं बताऊंगा कैसे। फिलहाल आपने मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया। अब देखो ये कैरेक्टर पॉइंटर्स हैं, ठीक है, और 64 बिट डिवाइस की बात कर रहा हूँ। 64 बिट आर्किटेक्चर में जो कैरेक्टर पॉइंट होते हैं वो 8 बाइट के होते हैं, यानी कि वो मेमोरी 8 बाइट कंज्यूम करते हैं, ठीक है। आई रिपीट, कैर पॉइंटर खुद का मेमोरी बता रहा हूँ मैं, कैर पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी मेमोरी की बात नहीं हो रही है, कैर पॉइंटर खुद की मेमोरी, क्योंकि वो 8 बाइट लेके बैठता है, यानी कि 8 बाइट लॉन्ग तक का वो एड्रेस होल्ड कर सकता है। इट्स जस्ट अ पॉइंटर विच जो एड्रेस होल्ड कर रहा है, और जो एड्रेस होगा इस लोकेशन का जहाँ पे ये हेलो सेव है, दैट्स इट, है ना। ये पॉइंटर आपका क्लियर होना चाहिए इस बात को समझने के लिए। अब भैया ठीक है, ये बात हमने मान ली, arg0 इसको पॉइंट कर रहा है, arg1 इसको पॉइंट कर रहा है, arg2, और सब 8 बाइट पे, यानी कि ये 8 बाइट का है, जस्ट उसके बाद ये 8 बाइट का है। यानी कि अगर मुझे इसकी लोकेशन पता है तो इसमें अगर मैं 8 बाइट प्लस कर दूं तो मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, इसमें 8 बाइट प्लस कर दूं तो मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, ये पोर्ट, और इसमें 8 बाइट में प्लस कर दूँ इसके एड्रेस में तो ये वाला एड्रेस मुझे मिल जाएगा। और ऐसा क्यों, क्योंकि ये सारे कॉन्टिन्यूस हैं, यही तो ब्यूटी है इस एक्सप्लॉइट की, और इसीलिए हम इसको एक्सप्लॉइट कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें क्या है, हमें पता है कि ये सारे के सारे एक लाइन में, कतार में, कॉन्टिन्यूस मेमोरी में, एरे क्यों है, कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होता है उसका सी में, ये सारे के सारे कॉन्टीन्यूसली मेमोरी में अलाइंड हुए हैं, यानी कि जहाँ पे ये है हमें, फिर आई एम डैम श्योर कि इसमें अगर 8 बिट प्लस करूँगा, बाइट सॉरी, तो मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, इसमें 8 बाइट प्लस करूँगा तो यहाँ पहुँच जाऊँगा। और अगर ये नल है, और ये नल है, तो इसी में जिस मेमोरी एड्रेस में, ये जो मेमोरी एड्रेस है इसके पास, और इस मेमोरी एड्रेस में कुछ नहीं है, यानी कि नल पड़ा हुआ है, देन अगर मैं इस मेमोरी एड्रेस में 8 बाइट प्लस करूँगा तो मैं इन्वायरमेंट पॉइंटर पे पहुँच जाऊँगा 0th लोकेशन की, इसकी 0th एलिमेंट पे। तो दिस इज़ हाउ वी आर जंपिंग, है ना, इस तरीके से हम जंप कर पा रहे हैं। ओके,
और बस इतना ही काफ़ी है समझने के लिए। वापस उस प्रोग्राम पे आते हैं। अब भाई यहाँ पे देखो, हमने तो इसमें कोई हमने एज्यूम किया था कि हमें ये जो क्या नाम है, इसका नाम भूल गया, शिट, पी के एग्जैक्ट जो यूटिलिटी है, इसको हम कुछ नहीं दे रहे हैं कमांड लाइन आर्गूमेंट में, कुछ नहीं, खाली पीली इसको रन कर दिया विद एनवायरमेंट वेरिएबल्स। आई रिपीट, एनवायरमेंट वेरिएबल्स हमने खुद के स्पेसिफाई किए हैं इसको, बट कमांड लाइन आर्गूमेंट्स कुछ नहीं दिए। अब हुआ ये कि भाई देखो, आरवी वन में देखो क्या पड़ा हुआ है, अभी बताओ। हम क्या करेंगे, हम आर्ग वेक्टर, हम जो आर्ग अपने आप से आर्ग वी पॉइंटर देंगे और उसको जीरो, उसका जो जीरो एलिमेंट है वो हम नल कर देंगे। और अभी हमने देखा नल आर्ग वी पॉइंटर का वो वाला एलिमेंट नल होता है जो लास्ट में हो, और इस तरीके से इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे खत्म है, इसके बाद जो भी होगा वो एनवायरमेंट वेरिएबल होंगे, यानी कि एनवायरमेंट ENVP पॉइंटर वहाँ से स्टार्ट होगा। तो अगर मैं खुद से ही ये डिसाइड करवा दूँ कि आर्ग वी जो वन है, सॉरी आर्ग वी जो जीरो है वो नल है, और इस केस में जब आर्ग जीरो नल है तो आर्ग वी वन की लोकेशन क्या होगी? आपको पता है पॉइंटर की स्पेशल बात क्या है? यही तो है, हर 8 बाइट पे ये अपनी अगली नेक्स्ट लोकेशन देते हैं। और अगर मैं वापस से वहाँ जाऊँ, अगर मेरा आर्ग वी ही जीरो हो गया, सॉरी नल हो गया, अगर मैंने यहाँ पे नल डाल दिया, तो इसका मतलब हमने ये तो बता ही दिया है सिस्टम को कि भैया आर्ग जीरो नल है, इसका मतलब इसके बाद तो आर्ग वी वेक्टर का सवाल नहीं उठता। अगर आपने कोशिश की आर्ग वी वन को एक्सेस करने की, यानी कि आप क्या एक्सेस कर रहे हैं, आप इसी मेमोरी लोकेशन में 8 बाइट प्लस करके जो मेमोरी लोकेशन आपको रिजल्ट में मिलेगी, आप वो एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो आप भले ही बोल रहे हैं कि आरवी वन एक्सेस करना चाह रहे हैं, बट अल्टीमेटली अंडर द हुड जिस तरीके से मेमोरी काम करती है, आपने बोला है कि आरवी वन जीरोथ में 8 बाइट प्लस करके जो मेमोरी मिलेगी मुझे वो ला के दो, यानी कि इसमें 8 बाइट प्लस करोगे और आरवी वन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसका मतलब आपको पता क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ENVP 0। ये गांठ मान लो, जस्ट जहाँ पे आरवी नल होता है उसके आगे की लोकेशन अगर आपने एक्सेस करने की कोशिश की तो आपको एनवायरनमेंट ये जो ENV पॉइंटर है ये मिलने वाला है। तो मैं यहाँ पे अगर मैंने नल कर दिया पहले ही और यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो ये यानी कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, जस्ट इसके बाद कुछ भी एक्सेस करोगे तो आपको ये मिलेगा। यानी कि अगर आपने RV2 एक्सेस करने की कोशिश करी तो आपको ये मिल जाएगा। यही ब्यूटी है मेमोरी एलोकेशन की, कॉन्टीन्यूस मेमोरी एलोकेटर है, इसलिए आप इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। अब देखो क्या हो रहा है वहाँ पे मैजिक। अब चूंकि यहाँ पे बोला गया है कि argv वन एलिमेंट दो इसका लाके, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है यहाँ पे। दरअसल क्या होगा, एनवायरनमेंट पॉइंटर जो ENVP पॉइंटर है उसका जीरोथ लोकेशन पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। और वही असली बात यही हो रही है। मैं आपको बताऊँ किस तरीके से इसका फ़ायदा उठाएंगे। अभी देख लो क्या हो रहा है गड़बड़ यहाँ पे। अब पाथ इज इक्वल टू नल, तो पाथ तो नल है ही नहीं, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल में कुछ ना कुछ दिया है, तो वो ही इसमें आ गया है इस पाथ वेरिएबल में। तो यहाँ पे कुछ नल वल का चक्कर नहीं, तो पूरा स्किप हो जाएगा। अब यहाँ देखो पाथ के जीरो जो बाइट है, एलिमेंट है, पाथ इज जस्ट अ कैरेक्टर ही होगा, ये स्ट्रिंग है, ठीक है, तो इस मतलब कि कैरेक्टर पॉइंटर होगा, तो पॉइंटर्स को एज अ एरे भी ट्रीट किया जा सकता है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे जीरोथ एलिमेंट इसका देखूँ अगर स्लैश नहीं है, ऑफकोर्स स्लैश नहीं है, तो पता है क्या करता है ये इस केस में, जब आप यानी कि अगर आपने प्रोग्राम जो दिया हुआ है अगर उसका नाम एब्सोल्यूट, मतलब अगर वो एब्सोल्यूट पाथ नहीं है, यानी कि वो स्लैश से स्टार्ट नहीं हो रहा है, यानी कि आपने रिलेटिव पाथ दिया है, तो ये क्या करेगा, खुद से उसका एब्सोल्यूट पाथ निकालने की कोशिश करेगा। वो करेगा यहाँ इस फंक्शन के द्वारा, और ये फंक्शन उसका एब्सोल्यूट पाथ दे देगा और एस में सेव करा देगा, ठीक है, उस पाथ का एब्सोल्यूट पाथ देगा और इस एस में सेव कराएगा। और अगर एस नल है तो ठीक है, एस नल होगा ही नहीं, तो यहाँ पे पाथ में एस आ जाएगा। अब ये पाथ में जो मैं क्या कर रहा हूँ, एस जो पाथ की पहले वैल्यू थी उसको ओवरराइट कर रहा हूँ विद द वैल्यू ऑफ एस। इसका मतलब दीज आर पॉइंटर्स का खेल बहुत पेचीदा होता है अगर आपको पॉइंटर दिमाग में नहीं है अच्छे से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये पाथ में नहीं, मैं पता है कौन सी मेमोरी लोकेशन यहाँ पे ओवरराइट कर रहा हूँ, ENVP 0, वो जिस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करता था मैं उसी मेमोरी को ओवरराइट कर रहा हूँ इनडायरेक्टली, बिकॉज पाथ में किसका मेमोरी पड़ा हुआ है यार, ये देखो ना आपने argv1 विच इज़ इनडायरेक्टली ENVP 0 एंड ENVP 0 ही इसमें था। तो जब मैं पाथ में कुछ भी राइट करूँगा तो उस ENVP 0 के लिए भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि बिकॉज बोथ पॉइंटर्स आर पॉइंटिंग टू सेम लोकेशन, राइट। तो यहाँ पे मैं भैया हमने ENVP 0 को ओवर राइट कर दिया यहाँ पे, समझ रहे हो।
और जब वो ओवरराइट हो गया उसके बाद भाई ख़त्म, सब ख़त्म, यहीं पे गेम ख़त्म होता है भाई, अब कुछ बचा ही नहीं है। अब मैं इसको एक्सप्लॉइट करने वाला हूँ, देखते हैं कैसे करते हैं। जो भी हमने अब जानकारी इकट्ठा करी है उस जानकारी की मदद से। अब हाँ, एक जानकारी और ले लो। चलो प्रोग्राम राइट करते हैं, उसी समय आपको बताऊँगा। नहीं है, प्रोग्राम राइट नहीं करेंगे, पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। यहाँ पे देखो एक फंक्शन है, आपको दिख रहा है, जी प्रिंट एरर। मतलब कुछ भी किसी भी टाइप का अगर एरर आता है तो उन एरर को प्रिंट करने के लिए ये बंदा एक फंक्शन यूज़ कर रहा है, जी प्रिंट ERR। एंड ये फंक्शन क्या है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो भैया अगर हम देखें तो यहाँ पे जो जी प्रिंट ERR जो मेथड है वो बेसिकली ये वाला मेथड है, यहाँ से यूज़ कर रहा है। लाइब्रेरी हमारी glib लाइब्रेरी है, glib.h हेडर फाइल में ये डिफाइंड है। अगर मैं इसको देखूँ खोल के तो ये रहा मेथड। इसके अंदर हम कुछ भी फॉर्मेट में देंगे और ये उसको फॉर्मेटेड आउटपुट की तरह प्रिंट करा देगा। तो व्हाट्स सो स्पेशल इन दिस मेथड? देखो इस मेथड में स्पेशल बात ये है कि ये मेथड एक कैसेट से दूसरे कैसेट में भी कन्वर्ट कर सकता है, यानी कि कैरेक्टर सेट बेसिकली। यानी कि आपका जो करंट कैरेक्टर सेट होगा वो आई डैम श्योर कि UTF-8 ही होगा। बट अगर मैं इससे बोलूँ कि भैया UTF-8 में प्रिंट नहीं कराना है, बात समझ रहे हो, किसी और ही मुझे क्या कहते हैं उसको, कैरेक्टर सेट में अपने आउटपुट को प्रिंट कराना, क्या आप ऐसा कर सकते हो? मतलब चेंज कर सकते हो क्या? मतलब कि एनवायरनमेंट वेरिएबल, एक एनवायरनमेंट वेरिएबल होता है कैर सेट, आप चेक कर सकते हो अपने उसमें जाके किसी भी सिस्टम में। कैर सेट ये डिसाइड करता है कि आपके करंट फाइल्स जो भी, मतलब बहुत सारी लाइब्रेरीज उस कैर सेट वेरिएबल का यूज़ करती हैं ये जानने के लिए कि आप किस कैर सेट इनकोडिंग को यूज़ करना चाहते हैं। UTF-8 ही होगा, ज़्यादातर यही होता है। बट अगर मैं उसको चेंज कर दूं कैर सेट को, वहाँ पे मैं कुछ ऐसा कैर सेट लिख दूं जो कि इस लाइब्रेरी को पता ही नहीं है ऐसा कुछ कैर सेट, लेकिन मैं उस कैर सेट के लिए एक कन्वर्टर इसमें जो जी प्रिंट एरर है वो दरअसल इंटरनली आइकॉन वी लाइब्रेरी का यूज़ करता है। दरअसल वही रिस्पॉन्सिबल है एक कैर सेट से दूसरे कैर सेट में कन्वर्ट करने के लिए उसकी, तो ये इंटरनली उसको यूज़ करता है। और मैं उसको यूज़ करते हुए आइकॉन वी में एक वो है, क्या कहते हैं, एक फैसिलिटी है कि उसमें एक एनवायरनमेंट वेरिएबल है जीकॉन वी पाथ, वहाँ पे मैं अपना खुद का कस्टम कन्वर्टर दे सकता हूँ। ये उस कन्वर्टर को यूज़ करेगा। अगर इसको, इसके पास अगर इसको नहीं पता होगा कि ये जो मैंने कस्टम अपना कैसेट दिया है इसको कैसे यूज़, मतलब कौन सा कैसेट है, बिकॉज मैं अपना कस्टम कैसेट दूंगा और उसके लिए कन्वर्टर भी दूंगा, तो ताकि ये यूज़ कर सके उसको। और वही एक्सप्लॉइट करने वाले हैं। चलो वापस अब जाते हैं, प्रोग्राम राइट करते हैं सिंपल सा।